चलिए दोस्तों, हम लोग आज का सफर शुरू करते हैं। छुट्टियां हो चुकी हैं आप लोगों की। अब जो है वो कमर कसने का वक्त आ रहा है। और जो बच्चे जिनको अपनी तैयारी शुरू करनी है, जो आगे जो है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी को एक अलग डायमेंशन, एक अलग आयाम देना बहुत ज़रूरी है। इस बीच बहुत ही संख्या में क्वेश्चन मेरे सामने आए कि सर हमें कई जो है वो अपने आप को मेंटेन करने में, अपना जो है वो टाइम टेबल मेंटेन करने में, अपना जो डायरेक्शन है मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है। एक्चुअली यूपीएससी एक लंबा सफ़र होता है और जब लंबे समर में आप जाते हैं तो आपको माइलस्टोन्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही काफ़ी रूरल एरिया में इस दौरान पर गया, तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार कहाँ जाना है, कितना टाइम और लगेगा, अभी वहाँ पहुँचेंगे, तो उसमें क्या होता है माइलस्टोन लगे होते हैं कि भाई आपका डेस्टिनेशन फलाना जगह जाना है, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर बचा है या 30 किलोमीटर बचा है। तो बड़ा अंदर से एक सुकून होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारी स्पीड जो है वो सही तरीके से मेंटेन है। तो इसी के अंतर्गत जब हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए कई चीज़ों का जो है वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हम 1 to 1 कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, और यूपीएससी में जो पेंडोरा बॉक्स है, जो भानुमति का पिटारा है, उसको क्रैक कैसे किया जाए, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। खासतौर पे अगर आप बिगिनर हैं तो भी, और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी अपने आप को लगातार जो है वो स्क्रूटनाइज करना पड़ता है कि भाई हमारी तैयारी में कई बार जो है इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट ज़्यादा तो नहीं हो गई है, कहीं बहुत ज़्यादा हमने इन्फॉर्मेशन तो अपने साथ गैदर नहीं कर लिया कि हमें आगे दिक्कत हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने लगातार आती रहती हैं और हमें यहाँ पर जो है अपने आप को रीडिफाइन करते रहना पड़ता है। इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है सिलेबस एनालिसिस, राइट, कि हम पाठ्यक्रम को कैसे एनालाइज करें, और खास तौर पे जो कंटेम्प्रोरी टॉपिक्स वाले हैं। एक तो दो तरह का सिलेबस हमारे पास है यूपीएससी ने। एक तो आपको स्टैटिक पोर्शन दे रखा है। स्टैटिक पोर्शन का मतलब है कि जिसमें जो काफ़ी बड़े हिस्से जो हैं वो फिक्स हैं। जैसे हिस्ट्री में काफ़ी बड़े हिस्से हमें फिक्स मिलते हैं, ज्योग्राफी में भी एक बड़ा हिस्सा हमें फिक्स मिलता है, एक हिस्सा हमारा डायनेमिक होता है, पॉलिटी में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें फिक्स मिलता है, वही संविधान का प्रारूप है, वही हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, एग्जीक्यूटिव्स, ये हमारे जो है वो फिक्स हैं। जो गवर्नेंस का पार्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत पार्ट मूवमेंट करता है। इसी तरह से हमारे पास एक पार्ट होता है डायनेमिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट के अंतर्गत हमारे पास हमेशा कुछ नई चीजें आती रही, जैसे आईआर का सिलेबस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट्स हो गए, जैसे एनवायरमेंट के पॉइंट हो गए। इसमें हमेशा कुछ नया जोड़ने की संभावना बनी रहती है। तो यूपीएससी लगातार जो भी परिवर्तन कर रहा है उसमें कुछ एक नए चैलेंज आपके सामने लेकर आ रहा है। पहला चैलेंज ये है कि यूपीएससी का स्टूडेंट जो होना चाहिए वो एक ऐसा संतुलन, एक ऐसा बैलेंस एस्टैब्लिश करे कि जो आपको बताता है कि ये डिफिकल्ट बैलेंस माना जाता है, यानी स्टैटिक पोर्शन पे अपनी कमांड के साथ साथ वो डायनेमिक पोर्शन को अपनी कमांड में समझ सके। लेकिन इस तरह की रिक्वायरमेंट करके यूपीएससी अपने प्रश्नों का रेंज बढ़ा देता है। यानी अचानक से आप क्या होता है, आप ढेर सारे अच्छी अच्छी चीजें, पुरानी किताबें पढ़ कर गए, और अचानक से क्या होता है वो कंटेम्प्रोरी डिस्कशन आपके सामने एग्जाम में रख देता है। आप परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने इतनी प्रिपरेशन की, इतने घंटे अपने इन्वेस्ट किए और मैं इसका क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं। ये आपके सामने हुआ होगा। या कई बार आप जो है बहुत करंट पे फोकस कर लेते हैं और उसका बेस उठाकर वो अपने स्टैटिक से पूछ लेता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ फिर धोखा हुआ। इसीलिए कई बार जो है यूपीएससी को, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको छात्रों के बीच में अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहा जाता है। यानी जिसके बारे में अनुमान लगाना बड़ा कठिन होता है कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने एक गुगली फेंक देगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि स्टूडेंट को डे 1 से पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस का कौन सा हिस्सा स्टैटिक है और कौन सा हिस्सा डायनेमिक है, किस हिस्से को मुझे कैसे कवर करना है। डेफिनेटली आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, और उसको स्क्रूटनाइज कैसे करते हुए चलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात कि सिलेबस हमारे लिए करता क्या है, सिलेबस की हमारी पकड़ क्यों इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को लेकर हमारा जो है वो एक ओरिएंटेशन क्यों बने रहना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा सिलेबस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आखिर आपके इस यूपीएससी करियर में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इतनी लंबी यात्रा आपको करनी पड़ती है, तो उसमें सिलेबस करता क्या है। तो आप लोगों ने कई बार गूगल मैप देखा होगा, यूज भी किया होगा डेफिनेटली। तो गूगल मैप में क्या होता है कि आप जब उसमें जाते हैं तो उसमें आपसे पूछता है कि वेयर आर योर लोकेशन, आप अपनी लोकेशन बताते हैं, और आपको जहां जाना होता है वो डेस्टिनेशन आप बताते हैं। तो उसके बाद क्या करता है, ये उसके बाद आपको रूट बताता है कि आप पैदल जाना चाहते हैं, बस से जाना चाहते हैं, आपका रूट क्या होता है। और इसमें जो एग्जैक्टली आपका रूट होता है, जैसे इसमें ढेर सारी गलियां, पार्क, ठीक है, मोड़, ये सब होता है, उसमें वो क्या करता है, जो आपका अपना रूट होता है उसको आइडेंटिफाई करके आपको बता देता है कि इस रूट पर ये चीजें हैं। उसमें ये भी बताता है कहाँ कंजेशन ज्यादा है, भीड़ भाड़ कहाँ ज्यादा है, तो वो आपको रूट बताता जाता है। एक आवाज आती है, उस आवाज में आपको बताता है टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ठीक है, ये आपको जो है बताता चला जाता है, और आप इसमें आगे बढ़ते चले जाते हो अपने डेस्टिनेशन में कि मुझे अगले मोड़ से जो है लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या सीधे निकलना है।
ठीक है, तो ऐसे में जो गूगल मैप होता है कि आप कहाँ हैं, आज आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप यूपीएससी प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कहाँ जाना है, ठीक है, यानी आपका जो लबासना, जो आपका जो सपना है, उस दौरान आपको कितनी बार लेफ्ट जाना है, कितनी बार राइट जाना है, किस गली से मुड़ना है, कहां आपको जो है वो भीड़ भाड़ मिलेगी, कहां दिक्कतें हैं, तो सिलेबस आपको एग्जैक्टली यही काम करके देता है। ये आपका गूगल मैप है। अगर आप बिना मैप के आगे बढ़ेंगे तो आप रास्ता भटकने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, खासतौर पर जो बिगिनर हैं, तो सिलेबस को तो अपना वो धर्म ग्रंथ मान के चलें कि वो आपके साथ है, वो आपका गाइडिंग फोर्स है, वो आपका मैप है, जिसके बिना आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कभी पहुंच नहीं सकते, राइट। तो अब इसी के अंतर्गत हम लोग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सिलेबस की आपको ओरिएंटेशन समझ में आया कि सिलेबस आपके लिए इस मैप का काम करता है, आपको कहां है, आपको कहां जाना है, ठीक है, गलियों में कैसे मुड़ना है, आपका टीचर आपको गाइड करता रहता है कि अब आपको इस पोर्शन पे ये काम करना है, इस पोर्शन पे ये काम करना है। तो सिलेबस आप कभी भी, जो भी हमारे बिगिनर स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे नए बच्चे हैं, या जिनको अभी कुछ टाइम हो चुका है और वो अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि मेरी एनर्जी कम हो रही है, डिसोरिएंटेड हो रहा हूं, या मुझे कुछ और नई चीजों की आवश्यकता है, तो वो इस तरह से अपने सिलेबस को बार बार रिफाइन किया करें, बार बार उसको रीडिफाइन किया करें, आप बार बार उसको परिभाषित करें और देखें कि किस पोर्शन पे मुझे और नए ओरिएंटेशन की जरूरत है। स्पेशली जो नए बच्चे हैं उनसे मैं, और जो पढ़ रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट रहेगी मेरी ये, कि आप जब भी सुबह आप एक सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें। आप कहेंगे तो मैं आपसे जो है दोबारा इसको शेयर कर दूंगा, हमारे ऐप पे भी ये जो है सिलेबस पड़ा हुआ है, हमारी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है। आप सिलेबस जब आप सुबह उठाएं, सबसे पहले आपको मैं एक सिंपल फंडा बताता हूं कि सिलेबस के वर्ड्स के साथ आप कैसे फैमिलियर होते हैं। तो आप सिलेबस उठाइए और आपके पास न्यूज़पेपर आता है, सुबह आप न्यूज़पेपर, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि न्यूज़पेपर के पढ़े बिना आपका काम नहीं होगा। आप न्यूज़पेपर उठाइए और सिलेबस ले लीजिए। अब सिलेबस को उठाते जाइए और न्यूज़पेपर को पलटते जाइए, पेन लीजिए, और जितने भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है, जैसे अभी आपने देखा 2 दिन पहले एक भारतीय वैज्ञानिक ने जो है वो एक पुरातत्व की खोज की। अब हमें पता है कि आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, आपने वहां पर पेपर 1 के साथ इसको जोड़ लिया। आपने देखा कि अभी नगरोटा में जबरदस्त जो है वो आतंकी हमला को जो है विफल किया गया, और माना जा रहा था कि ये 26/11 का एक जो है रिप्लिकेशन हो सकता था। कश्मीर में जो वहां पर चुनाव हो रहे हैं उसको बाधित करने की कोशिश, तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का एक आपने उठाया और वहां पर उसको मेंशन कर लिया सिलेबस के हिसाब से। आप इस प्रैक्टिस को अगर 2 से 3 महीने तक करते रहेंगे तो धीरे धीरे सिलेबस आपके दिमाग में आ जाएगा। आप ये सोचिए कि आपके हाथ में सिलेबस है और उसके वजह से आपको सिलेबस की जानकारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सिलेबस में चीजें घूमती रहती हैं, उनके गुण जो है वो पॉइंट होते हैं, डायरेक्टली ना किसी न्यूज़पेपर में ना किसी जो है बुक में दिया होगा कि ये सिलेबस है भैया, ये वाला पॉइंट है, आपको इसमें लिखना है। वो अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेबस प्लस न्यूज़पेपर को आप जोड़ना सीख लीजिए, पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां पर हम जा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अब आपको इन दोनों को जोड़ना सीखना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर जब भी उठाइए, पेन लीजिए, आप उसमें लिखिए दिस इज द जीएस पेपर 1 हिस्ट्री पार्ट, जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2 पॉलिटी पार्ट, आईआर का पार्ट। आप उसमें डेली इसको आदत में लेकर आइए। 2 से 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि सिलेबस के जो अंदर के छुपे हुए शब्द हैं उन पर आपकी पकड़ कई गुना बढ़ जाएगी और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे। क्लियर है दोस्तों? यहां तक बात मेरी ओके है? चलिए, अब हम, अगर यहां तक बात ओके है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको और समझने की कोशिश करते हैं गंभीरता से। क्लियर? अब आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा पाकिस्तान भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए लगातार आतंकी भेजता रहता है, और सिर्फ बॉर्डर से नहीं, आपने देखा होगा भारत के कई हिस्सों में नक्सली हमले होते रहते हैं और भारत के कई हिस्सों में लगातार जो है इस तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं। हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स बड़ी मात्रा में उनकी जो है वो हानि होती है, और भारत के कई हिस्सों में लगातार जो है वो दंगे होते रहते हैं। आज आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस, कि इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा का सिलेबस क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको मैं डायनेमिक सिलेबस के अंतर्गत क्यों रखता हूं, क्योंकि स्टैटिक सिलेबस का ज्यादातर हिस्सा मैं आपसे पहले भी सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं। तो स्टैटिक सिलेबस में काफी कुछ स्टैटिक होता है, टीचर उसके साथ अपना काम करते चले जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे डायनेमिक सिलेबस क्या होता है, क्योंकि डायनेमिक सिलेबस में कई बार बहुत गूढ़ जो है घटनाएं छुपी होती हैं। छोटी छोटी घटनाओं को वो उठाते हैं और क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं, और डायनेमिक सिलेबस पे हमें लगातार गतिशील रहते हुए, लगातार मूवमेंट करते हुए अपनी एक पकड़ बनानी पड़ती है।
दोस्तों अगर आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस के बारे में, राइट, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन जब मैं सिक्योरिटी वर्ड यूज करता हूं यानी आंतरिक सुरक्षा, जब सुरक्षा शब्द इस्तेमाल में करता हूं तो इसके बड़े गहरे निहितार्थ होते हैं। पहले तो आपको किसी भी यूपीएससी में दिए गए शब्द का सही और यथार्थ मतलब पता होना चाहिए। सही का मतलब होता है एक्यूरेट क्या है, और यथार्थ का मतलब होता है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये कितना ही जो है वो वैल्यूएबल है, कितना जो है ये रिलेटिव है। तो इन दोनों चीजों को, एक तो मुझे सही मतलब पता होना चाहिए कि जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं या कर रही हूं वो शब्द का सही मतलब क्या है। दूसरा, ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये कितना महत्वपूर्ण है। जब मैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट बात करता हूं, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में किसी भी चीज को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्तमान समय में वो गतिशील कहां। अब जैसे भारत की विदेश नीति है, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आईआर की बात करें तो अगर आप पुरानी किताबें देखोगे तो हमारी विदेश नीति ज्यादातर पाकिस्तान ओरिएंटेड रही है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में अगर आपने देखा होगा, अगर आप मोदी डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे कि हमारी पॉलिसी में अब पाकिस्तान उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया जितना हमारे लिए एक अमेरिका और दूसरा चाइना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण होते चले गए हैं। और ये हमें बताता है कि हमारा जो एम्बिशंस है, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो हमारा कम से कम दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत ऊपर है। अगर स्टूडेंट इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में सिर्फ कि आईआर में पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है, अगर वो इस कंटेक्स्ट में इसको पढ़ता रहेगा तो वो कभी भी वर्तमान समय के जो प्रश्न हैं उनको पकड़ नहीं पाएगा। वर्तमान समय के प्रेजेंट कंटेक्स्ट के जो वर्ड होते हैं उनके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी, हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नेंस, हमारा जितना भी, चाहे वो इंटरनल सेगमेंट्स हो चाहे एक्सटर्नल सेगमेंट्स हो, उनकी शिफ्टिंग किधर हो रही है, हम किधर की तरफ जा रहे हैं। क्या हम केवल आदर्श पर बात कर रहे हैं या हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी हम जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब आप इस कंटेक्स्ट में पढ़ते हो, कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप इस संदर्भ में पढ़ते हो तब आपको उसकी एक्चुअल मीनिंग, उसके जो है एक्चुअल चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं कि ये चीज क्या हो रही है। 10 साल पुरानी इंफॉर्मेशन के दम पर आज आप यूपीएससी को क्रैक करने का सपना नहीं देख सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सही मतलब यानी कि उसकी ट्रू मीनिंग एंड उसकी जो आपकी यथार्थ यानी कि जो आपका प्रेजेंट कंटेक्स्ट है उसको समझ आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो बातें समझ में आई सिलेबस में। चलिए अब हम इसके अगले चरण में पहुंचते हैं और हम बात करते हैं कि इसको क्यों मैं डायनेमिक सिलेबस कहता हूं। डायनेमिक, ये सिलेबस का कौन सा पार्ट है? मैंने आपको बताया सिलेबस में 2 पार्ट हैं, एक आपका स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक पोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारे स्टूडेंट ज्यादातर मैंने जो देखा है जो फंस जाते हैं वो इस वजह से फंस जाते हैं कि वो डायनामिक पोर्शन को उसके प्रेजेंट कंटेक्स्ट में समझ नहीं पाते हैं और वो वहां पर उनके जो मार्क्स होते हैं वो अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। आइए मैं बात करता हूं इसको मैं डायनामिक क्यों कहता हूं और इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो क्यों प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन कौन से हमारे पास सेगमेंट्स अवेलेबल हैं। जब मैं किसी भी राष्ट्र के बारे में बात करता हूं, इन एनी नेशन, ठीक है, अगर मैं किसी भी जो है वो कंट्री के बारे में बात कर रहा हूं तो उसके सामने 5 सुरक्षाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 5 टाइप ऑफ सिक्योरिटी उसको कंसर्न करना पड़ता है और ये 5 टाइप ऑफ कंसर्न जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होते हैं। वो अमेरिका के लिए भी उतने महत्वपूर्ण है, चाइना के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इनके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, ये बात आप समझिए। 5 तरह की सुरक्षाएं ऐसी होती जिस पर कभी भी कोई क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा। दिस इज नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, इनका क्रम है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा हमारा होता है इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा। तीसरा हमारा होता है एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा। चौथा हमारी फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। और इसके बाद होता है लिवलीहुड सिक्योरिटी यानी आजीविका सुरक्षा। राइट, इसमें जो ये 3 है लास्ट के, ध्यान से समझिएगा, इसमें ये 3 और ये 2, ठीक है, ये जो 2 हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। वो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो साउदर्न ब्लॉक हो, किसी भी तरह की कंट्रीज हो,
इसमें से ये दो अक्षुण्ण होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दो ऐसे मसले होते हैं जिस पर कभी भी राष्ट्र जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर ही चलता है। इसमें टॉलरेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अगर टॉलरेंस करेंगे तो राष्ट्र का अस्तित्व ही खतरे में आता चला जाएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दो ऐसे मुद्दे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। ग्लोब के एक कोने से दूसरे कोने तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इनमें कोई भी जो है वो अंतर नहीं किया जाता है। लास्ट के जो 3 पॉइंट हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, ये कंट्री टू कंट्री मूवमेंट करते हैं। जैसे किसी भी कंट्री के पास, उसके पास जैसे अमेरिका, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तो वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, अपनी लिवलीहुड सिक्योरिटी, अब अमेरिका के लिए इसमें उसके पास पर्याप्त ऊर्जा के संसाधन है, उसके पास तेल है, बड़े बड़े प्रेरी के खेत हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए आजीविका सुरक्षा ऊपर आ जाती है। भारत भी जब 1965 हरित क्रांति से पहले के हिस्से में जो इसकी खाद्य सुरक्षा थी वो ऊपर थी, और ऊर्जा सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा नीचे की तरफ थी। कोई एक ऐसी कंट्री है जैसे मान लो अफ्रीका के देश हैं, तो अफ्रीका के देशों को अभी जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि तेल और ये सारी चीजों से पहले ज्यादा जरूरत है जिंदा रहने की। वहां माएँ कहती हैं कि मेरा बेटा जो है, मेरी संतान केवल जिंदा रह जाए, इससे बड़ी मुझे कोई अचीवमेंट नहीं है, तो उनके लिए खाद्य सुरक्षा ऊपर हो जाती है। यानी कि जो लास्ट के 3 पॉइंट हैं ये कंट्री टू कंट्री, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं। जैसे भारत, आज भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और ऐसी कंडीशन में उसकी एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी नीड है। क्लियर है? उसकी ऊर्जा सुरक्षा एक बहुत बड़ी नीड है। कभी भारत के लिए खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ी नीड हुआ करती थी, ऐसे ही आजीविका सुरक्षा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नीड होती चली जाती है। ये 5 ऐसे पॉइंट है दोस्तों जिससे राष्ट्र कभी भी जो है वो समझौता नहीं कर सकता, और ये मोस्ट डायनेमिक टॉपिक माने जाते हैं यूपीएससी में, मोस्ट डायनेमिक टॉपिक। यहां से इतने क्वेश्चन बनकर आते हैं हर साल, आप इनमें पूरे के पूरे पेपर के बड़े से बड़े हिस्से को इसमें गूंथ सकते हो, इसमें टू द पॉइंट लेकर अटैच कर सकते हो। तो ये 5 सुरक्षाओं का हमेशा ध्यान रखिएगा। आज उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं, आंतरिक सुरक्षा। मैंने कहा ना, इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति किसी भी राष्ट्र की होती है, वो कोई भी देश हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो या एशिया हो, कभी भी इन दोनों के साथ कभी भी कोई देश समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इन दोनों के साथ कोई भी अगर समझौता हुआ, कोई भी आपने इसके साथ जो है वो इब्बट किया, तो बाकी सारी सुरक्षाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और जो कई देश तबाह हुए उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पहुंच जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम लोग आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं, और यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा चैलेंज होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारा देश कई तरह की चुनौतियों के साथ घिर रहा है। कई बार मैंने बच्चों से बात किया, उन्हें लगता है कि साहब जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद हो रहा है वही इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा लगातार अपने चेहरे बदलता है। ये खतरा तो उस बच्ची को भी है जो अभी अपने कॉलेज के लिए निकल रही है और रास्ते में उसको कोई गोली मार दे रहा है, या उसको जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी भयानक और बहुत घृणित घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उस महिला के लिए जो वर्क प्लेस पे जाना तो चाहती है, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस की वजह से या उसकी खतरे की वजह से वो उसके पेरेंट्स उसको जाना अलाउ नहीं करते हैं। या उस तरह की जहां पर जो है वो दो धार्मिक समुदाय एक दूसरे के साथ गुस्से में होकर खून के प्यासे हो जाते हैं और एक दूसरे की हत्याएं कर देते हैं। वो सभी मसले जो राष्ट्र की प्रगति को, जो आखिरी के 3 पॉइंट हैं, यानी खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा, इन तीनों पे जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, याद रखिएगा, वो जो इन तीनों के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क लाकर लग देते हैं, वो उसको हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत जोड़ते हैं। वो चाहे नक्सलिज्म हो, चाहे होने वाले दंगे हो, चाहे किसी प्रकार का अनरेस्ट हो, लोगों के द्वारा किए जाने वाले तोड़फोड़ हो, जातीय आंदोलन हो किसी भी रूप में, या अगर बम्बार्डमेंट किया तो है आतंकवाद की घटनाएं हो, ये सभी जो है क्या होता है, ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत देखा जाता है, जिसकी जो है देख रेख करने का काम हमारा गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जैसे NIA हो गया या तमाम अन्य एजेंसीज हो गई, वो ये काम करने जो है वो पुलिस एजेंसीज हो गई, सिक्योरिटी पर्सनल्स हो गए, वो इसको करने का कार्य करते हैं। और किसी भी देश की प्रगति के लिए उसकी आंतरिक सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में होती है तो सबसे पहले हमारे पास उस खतरे से निपटने के लिए हमारे पास आर्म फोर्सेज हैं, हमारे पास सेना के जो है वो तीनों अंग हैं, ठीक है। लेकिन जब आंतरिक सुरक्षा आती है तो उसमें आम इंसान प्रभावित होता है। आज आप दुनिया के जिन देशों में बम्बार्डमेंट हो रही, कभी मस्जिद के आगे बम फट गया, कभी कहीं बम फट गया और लोग मारे जा रहे हैं, उसमें आम जनता मारी जाती है। वो जो सिविलियंस होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो मारे जाते हैं, डर का
माहौल पैदा होता है, आतंक का माहौल पैदा होता है, और राष्ट्र की जो आर्थिक प्रगति होती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसीलिए लगातार 1971 के वॉर के बाद से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि इंडिया ब्लीड करे, इंडिया अंदर से परेशान हो, डरे। तो आंतरिक सुरक्षा हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो कंसर्न बन जाता है। क्लियर है? सिलेबस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के सिलेबस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यह समझ में आया कि ये है कहां, हमें इसमें यथार्थ दृष्टिकोण कैसे डेवलप करना पड़ेगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि बेसिकली सिलेबस छोटा, अच्छा नंबर देने वाला और टू द पॉइंट अगर पढ़ाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग, और अब बात करते हैं लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, यानी कि लिखो, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट पहला हमारा टॉपिक है, एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही गहरा टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसा है कि अगर सही ढंग से आप इसको पढ़ो तो कई बार आपको जो है वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो जनरेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लिखो, विकास और अतिवाद के प्रसार में, विकास और अतिवाद के प्रसार में संबंध, प्रसार में संबंध। राइट? क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाह रहा है? यह कह रहा है कि कई बार राष्ट्र जो है विकास करता है, लेकिन विकास के इस चक्कर में वो कई लोगों की आजीविका, कई लोगों के जीने का संसाधन सब कुछ छीन लेता है। और जब लोगों को ये लगता है कि राष्ट्र पर ही हमारा विश्वास नहीं, हमारा राष्ट्र ही हमारा दुश्मन है, तो ऐसी कंडीशन में वो राष्ट्र के खिलाफ ही हिंसक हो उठते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राइट, नेक्स्ट वन, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इसके अंतर्गत आता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े अमीर लोग जो हैं वो गरीबों की सत्ता को जो है उनको जमीन से बेदखल कर रहे हैं और मिलकर जो है वो उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जब उसको लगता है कि शायद अब मेरे साथ कुछ भी न्याय नहीं हो रहा है तो वो बंदूक उठाने के लिए तैयार हो जाता है, वो हिंसक आंदोलन का हिस्सा बन जाता है, और उसको लगता है कि जिस सरकार को हमने चुना था वही सरकार हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। ये बहुत ही गहरा टॉपिक होता है, और कई बार विकास की इस दौड़ में हम कई बार बांध बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, और हम उनकी जमीनें, जंगल, ये सब कुछ हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं, और नतीजा क्या होता है कि उनको लगता है कि शायद उनके साथ बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे अभी आपने कश्मीर में देखा, बकरवाल समुदाय के साथ जो है उनको जंगलों से निकाला गया। आपने अगर पढ़ा होगा उसको, तो उनको जंगलों से निकाल दिया गया। वो वहां पर सैकड़ों सालों से रहते थे, और अब उनको वहां से विस्थापित कर दिया गया कि आपने जो है जंगल के जो नियम के कानून के हिसाब से वो लोग वहां से बाहर जाएंगे। अब सवाल है कि वो कैसा महसूस कर रहे होंगे कि ये जो सरकारें हैं वो हमारे खिलाफ हैं, क्या करूंगा मैं इस देश में रहकर जो देश मुझे मेरे रहने और मेरी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रख सकता, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा पॉइंट सिलेबस का, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी। देखो, आंतरिक सुरक्षा के सम्मुख, आंतरिक सुरक्षा के सम्मुख आंतरिक सुरक्षा के सम्मुख वाह्यकर्ता, वाह्यकर्ता और गैर राज्यकर्ता, गैर राज्यकर्ता की भूमिका क्या है, की भूमिका बहुत गहरा टॉपिक है। कौन है स्टेट एक्टर्स और कौन है नॉन स्टेट एक्टर्स? कभी आपने देखा होगा कि जब कभी आप मीडिया खोलते हैं, चैनल खोलते हैं, न्यूज चैनल, आप देखते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी बुराई की जाती है, ये कर दिया, वो कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, भारत ने ऐसा कर दिया। कई बार खबरों में आया कि शायद ये टीआरपी के लालच में कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त तनाव ये पैदा कर देते हैं। कौन है ये और क्यों ये तनाव पैदा कर रहे हैं? क्यों सनसनी फैलाने से इनको जो है बहुत फायदा होता है और दो देशों के रिश्तों को ये सामान्य नहीं होने देते? क्यों हाफिज सईद जैसा नॉन स्टेट एक्टर जो है, जिसको राज्य जो है वो क्या कर रहा है, जब भी भारत और पाकिस्तान वार्ता करने पे आते हैं तो वो आतंकवाद की एक नई जो है वो चुनौती हमारे सामने खड़ी कर देता है। ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट वन हमारा है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। ठीक है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में, अब सीमावर्ती में हमारा जो है वो नॉर्थ का भी एरिया आता है, हमारा कोस्टल एरिया और हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया यानी उत्तर पूर्व का एरिया भी आता है। देखो,
सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की चुनौतियां तथा उनका प्रबंधन। एंड द नेक्स्ट वन, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां तथा उनके मैंडेट और नियमावलियां कैसे काम करते हैं। पुलिस के पास कौन सी शक्तियां हैं, पुलिस आंतरिक सुरक्षा के लिए कैसे जिम्मेदार है, अदर सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ, या तमाम अन्य जो है शक्तियां वो किस प्रकार हमारे लिए, सीआईएसएफ कैसे काम करती हैं, इनके अधिकार क्या है, इनके मंत्रालय कौन से हैं, ये किस प्रकार से भारतीय सुरक्षा में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो है वो सेगमेंट लेकर चलती हैं।